नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे नेटवर्क में। 3 दिनों में 3 सरकारें बदल गई। आप कहें कि कौन सी? मैं याद दिलाता हूँ। जापान के प्रधानमंत्री इशिबा को इस्तीफा देना पड़ा है, याद है ना? फ्रांस में मैक्रोन की जो अपॉइंटेड सरकार थी उसका बहुमत खो गया तो उसको इस्तीफा देना पड़ा। आज नेपाल की सरकार गिर गई और केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। क्या ये, खासकर मैं आज की सरकार की बात करूं, क्या ये जो लोगों का रोष था इतना कि लोगों ने, जो खासकर जनजी जिनको बोलते हैं, जवान लड़के, कॉलेज लड़के, स्कूल लड़के, उन्होंने पार्लियामेंट जलाया, राष्ट्रपति भवन जलाया, सुप्रीम कोर्ट में तोड़ फोड़ की। अगर ये लोग जो कहते हैं कि वहाँ पर जो उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ रोष था, सिस्टम के खिलाफ रोष था, तो राष्ट्रपति भवन क्यों जलाया? तो संसद क्यों जलाई? अगर वो चाहते थे कि संसद भी ठीक रहे, बैंकों को क्यों लूटा गया जिसमें लोगों का पैसा है? बात यह है कि लोगों का रोष था सरकार के प्रति, सिस्टम के प्रति। बेरोजगारी थी, कई लोग थे, सोसाइटी 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। कुछ आलीशान मकानों में रहते थे, आलीशान तरीके से टूर करते थे, विदेशों में जाते थे, कुछ को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। अब जो ये जवान पीढ़ी थी, जो इंटरनेट से ही शुरुआत जिन्होंने ज़िंदगी की, उनका कहना है कि अगर ये पैसा उनके पास ईमानदारी का है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पैसा जो है रिश्वत से आया है। केपी शर्मा ओली ने पिछले 10 साल में 100 करोड़ की संपत्ति बनाई। उनके गांव में एक टावर जो जला दिया आम जनता ने, जिसको बोलते थे ओली टावर, वो ओली टावर कहाँ से आ गए? इतने जन्मजात वो इतने अमीर नहीं थे। चाइना के नज़दीक आ गए और चाइना ने मदद की। चाइना का तरीका ये होता है कि वो जो रूलर्स को सहायता करता है, राजकाप्य परिवार को सुविधा दी, पैसे दिए और फिर देश पे ही कब्जा कर लिया और आम लोगों की हालत खराब हो गई। इसी तरह से नेपाल में आइडियोलॉजी किसी पार्टी की नहीं थी। एक पार्टी और पैसे कमाने के लिए एक पार्टी दूसरी पार्टी के से गठजोड़ कर दी, फिर दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी के साथ गठजोड़ कर दी। ये जो ओली थे वो राजशाही के खिलाफ एजिटेशन करके सरकार में आए थे। उन्होंने जेल भी बिताई है। किस लिए? सोशलिज्म के लिए, क्या अमीर और गरीब की खाई ना हो, गरीबों को भी जीने का हक है, उनको भी रोटी कपड़ा मकान चाहिए। और जब ही पावर में आया केपी शर्मा ओली और बाकी लोग हैं, तो उन्होंने जो सिस्टम में सरकार को लूटना शुरू किया। और ये जो पैसा कहाँ से आता था? वो लोगों के टैक्स का पैसा था। लोगों को जब देखते थे बड़े लोगों के बच्चे फॉरेन में घूमते, डिफरेंट ड्रेसेस पहनते, उनका लाइफ स्टाइल बड़ी बड़ी कारों में घूमते, तो आम लोग कहते थे ये तो खाली हमारे पैसे से पलते हैं, तो इतनी आमदनी तो है नहीं इनकी कि ये इतने ज़्यादा अमीर बने और गरीबों के लोग गरीब रहे, बाकी ये जो कुछ कैपिटलिस्ट क्लास है वो ऊंचा तरक्की करते रहे। दरअसल बात ये है, ये लड़कों का रोज सही थे, लेकिन उसमें ऐसे कई लोग घुस गए जो नेपाल के दुश्मन थे, जो डीप स्टेट की पॉलिसी पर चलते हैं
और जहाँ पर भी उनके खिलाफ सरकारें काम करती हैं तो वो उसको टिकने नहीं देती। वो लोग, उन लोगों को ये चिंता नहीं है कि अगर हमें सरकार बदलनी है, वहाँ के हम इंस्टीट्यूशंस को क्यों तबाह करेंगे, वहाँ की बिल्डिंग को क्यों तबाह करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों तबाह करेंगे। उनको तो यह इस तरह से याद रखना चाहिए ऐसे सरकारों को जो डीप स्टेट के खिलाफ बोले, उनके साथ उनके हिसाब से ऐसा सलूक होना चाहिए। एक प्रधानमंत्री की पत्नी को, जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया गया। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री जब चीन गए थे तो पहले वो जापान गए। जापान के साथ उन्होंने कुछ एग्रीमेंट वगैरह किए जो कि दोनों देशों के फेवर में थे, जिसको चाइना, जो जापान के लोग हैं, उन्होंने उसको डिक्लेयर कर लिया, इंडिया इज़ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी कंट्री फॉर जापान। तो जब इंडिया के साथ उनकी डील हो गई तो ये डीप स्टेट को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने वहाँ के कुछ सदस्य वगैरह हैं उनको करके वहाँ से सपोर्ट विड्रा करवा दिया पार्टी में। क्योंकि वो भी है कि वो जो डील वो अमेरिका चाहता था, वो डील अमेरिका के साथ भी करके आए थे, जो कि जापान के हितों के विरुद्ध है। लेकिन अमेरिका वो जो कर गए, उसके बाद इस्तीफा दिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर पहले इस्तीफा दे देते, डील अमेरिका के साथ करने से पहले इस्तीफा देते, तो कहे जाते कि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। इसी तरह से फ्रांस ने भी भारत के साथ नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू की, तो वहाँ की जो सरकार है वो गिर गई है। कोई प्रूफ तो है नहीं क्यों गिर गई है, लेकिन ऐसा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि 3-4 दिनों में 3 सरकारें गिरी। इसके पीछे कुछ तो कुछ राज है। जो सरकारें भारत के नज़दीक आना चाहती थी, या जो डीप स्टेट या अमेरिका के खिलाफ बोलना चाहती है, CIA के खिलाफ काम करती थी, CIA जो डीप स्टेट के जो दुश्मन चाइना वगैरह से मिलते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में भी ये कोशिश की गई। कई MPs को अपने फेवर में कर दिया था, पता नहीं क्या लालच देकर, या उनको किस चीज़ का लालच दिया, लेकिन वो टालना पड़ा। मोदी जी को पहले इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अभी मुसीबत टली नहीं है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद, अगर आज नहीं, कल नहीं हुआ, तो 2 महीने, 3 महीने के बाद कुछ न कुछ हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार को, हमारे जनता को बड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। अभी दूसरी बात हुई कि उपराष्ट्रपति जी का जो चुनाव हुआ, उसमें उनको जो स्ट्रेंथ थी उससे ज़्यादा सीटें मिली। उससे भी जो उनके जो डीप स्टेट के एजेंट हैं हिंदुस्तान में, जो कभी कभी मलेशिया जाते हैं, कभी और कहीं जाते हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। हो सकता है कि वो उनकी मदद से जो कुछ लोगों में मोदी सरकार से नफ़रत है, दुखी हैं, उनको अपने साथ मिलाकर वो कुछ गड़बड़ करें। लेकिन ओवरऑल उससे नुकसान किसका होगा? देश का नुकसान होगा। ये हमको सोचना चाहिए। और जो जागरूक नागरिक है, आम आदमी तो सुबह से शाम तक अपने काम में लगा होता है, उसको भड़काया भी जा सकता है। उसको झूठी बातें कह के, जैसे किसी ने कहा था वोट चोरी हुई, फिर पता चला कि वो वोट चोरी वगैरह नहीं थी, वो तो खुद ही क्रेडिट चोरी वगैरह में इन्वॉल्व थे। वो उससे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने वोट चोरी का वोट अधिकार यात्रा निकाली। इसलिए जो फ्रस्ट्रेटेड एलिमेंट्स हैं इंडिया है, और उनके जो जिनसे वो ज्ञान लेते हैं या ऑर्डर लेते हैं, उनसे जागरूक रहना पड़ेगा, ताकि नहीं तो भारत बहुत पीछे चलेगा। शायद भारत के टुकड़े भी हो सकते हैं। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
वंदे मातरम, भारत माता की जय।